हेलो, कैसे हो आप। मैं आदित्य सर फिर से आ गया हूँ आपके पास क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो बायो का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेकर के। काफ़ी मज़ेदार क्लास होगा और आई होप आपको बहुत 100% समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं जब भी लेकर के आता हूँ आपके लिए वीडियो, तो एक आसान और इजी लैंग्वेज में लेके आता हूँ ताकि आपको 100% सेटिस्फाई हो सको, समझ सको और आप इजीली पेपर में अटेम्प्ट कर सको सारे क्वेश्चन को। तो मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसे मैं छोड़ता हूँ और सारे मैं ये नोट्स के साथ आपको बताने का काम करता हूँ। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सर यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाया? हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में जो है सेल को जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर इधर ध्यान दीजिए, जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर किससे मिलकर के बना है। चलो हम अपनी खुद से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बॉडी है जिसे हम अपना नाम चलो दे दिए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारा जो शरीर कैसे बना होगा, तो सर आप कहोगे कि सर ये जो मिलकर के बना हुआ है ग्रुप ऑफ किससे? ऑर्गेन सिस्टम से। किससे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम से। कहोगे सर ये ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है? तो ऑर्गेन सिस्टम होता है जैसे आपके शरीर के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है और उस जो ऑर्गेन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में आपको पैनक्रियाज आता है, लीवर आता है, हाँ, स्टोमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, एनस आता है, बकल कैविटी आता है, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो ये किससे मिलकर के बने हैं? हमारा जो शरीर है बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर के बने हैं। अब ये क्वेश्चन आता है सर ये ऑर्गेन सिस्टम कहाँ से बना होगा? तो हम कहेंगे ये जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से मिलकर बना है ना। ऑर्गेन कैसे? बहुत सारे जब ऑर्गेन मिल गए तो ये ऑर्गेन सिस्टम कहलाया। अब ये क्वेश्चन आता है सर ये ऑर्गेन कैसे बना होगा? तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेन की, तो ऑर्गेन जो हमारा बनता है टिश्यू से। किससे? टिश्यू से, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। तो टिश्यू। अब यहाँ एक बात आता है, सर ये बताओ सर टिश्यू किससे मिलकर के बना है? तो ये सारे अगर हम बात करेंगे टिश्यू जो मिलकर के बने होते हैं ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे जब सेल आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के ये टिश्यू आता है। तो फर्दर और भी आगे हम बात करेंगे, इससे भी छोटे बहुत कुछ है, सेल से भी जो है छोटे बहुत कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सेल की बात करते हैं। तो सेल क्या है? जब सेल से टिश्यू बना था, टिश्यू से ग्रुप ऑफ ऑर्गेन बना था, टिश्यू से हमारा ऑर्गेन बना था। अब बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम बनाया, ठीक है ना। फिर जा करके उससे बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिल करके कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ आता है तो सर ये सेल का क्या काम था? तो सेल का काम यही था कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, उस किसके कारण हो रहा है? तो ये सारी चीज़ सेल के कारण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं सर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं वो अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग सेल का अपना अपना काम होता है। जैसे कुछ हेल्प करता है बोलने में, कुछ हेल्प करता है रिस्पायरेशन करने में, कुछ हेल्प करता है आपको मूव करने में, कुछ हेल्प करता है आपके अंदर जो है ना न्यूट्रिशन को ले जाने के लिए, कुछ हेल्प करता है आपको जो है ना ये समझ लो लिखने में, तो हम मूवमेंट करने में, हर काम करने में सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ कहते हैं इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? कहते हैं कि देखो जिस तरह से इस घर को बनाने के लिए हमने बेस क्या लिया था? सर एक ब्रिक्स लिया होगा, तो ब्रिक्स से मिलकर के ये घर बना है। जिस तरह से घर को बनाने के लिए एक ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी और उसके बाद हमने बहुत सारे ब्रिक्स मिला करके एक वाल बनाए थे, 3-4 वाल मिला के एक कमरे बनाए, फिर जाकर बहुत सारे कमरे मिलाकर एक घर बनाया, तब जाकर के 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल जो सबसे छोटा पार्ट जहाँ तक हम लोग बात करते हैं वो हमारा सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो हमारा जो शरीर जो कंपोज्ड जो छोटे छोटे ऑर्गेन जिससे मिलकर के बने हुए हैं, ऑर्गेन मत कहो, सबसे छोटा जो यूनिट कह दो, यूनिट जो है वो हमारा क्या है? सेल है। सेल से ही हमारा शरीर पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है। समझ पा रहे हो ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रो पढ़ते हैं। तो इंट्रो में क्या कहता है? द बॉडी ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द सेल। तो हमारा जो शरीर है, चाहे आपका शरीर है या किसी पेड़ पौधे का, डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बने हैं? ये सभी जो छोटे छोटे सेल से मिलकर के कंपोज्ड हुए हैं, मतलब बने हैं। अगर ये सेल नहीं होता तो इनफैक्ट हम भी नहीं होते। समझ रहे हैं ना? तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखते होंगे, कहता है ना इस दुनिया में पहले अंडा आया होगा या मुर्गी आया होगा। कहते हैं ना मुर्गी का अंडा, तो हम ये ऑफकोर्स कह सकते हैं कि पहले अंडा आया होगा। क्यों? क्योंकि अंडा क्या होता है? एक सेल होता है, और सेल जो पहले सेल आया होगा तब जा कर के तो मुर्गी बनेगा ना। अभी देखो ना, तो सेल हमारा कहाँ आ गया? सेल ये हो गया, ठीक है, और सेल इतना होने के बाद ये ऑर्गेन बनेंगे ना, कोई मुर्गी का अंडा बनेगा ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अंडा आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी क्या कह रहा है? अ सेल इज ए कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड द कैन कैरी आउट ऑल ऑफ द फंक्शन विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। अब देखो बात यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी, अगर हमारा सेल इज़ अ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हमारे शरीर के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, और वो क्या करता है? कैरी आउट ऑल द फंक्शन। हम अभी आपको बताए थे ना कि हमारे शरीर के अंदर में जो भी फंक्शन होता है, डैट मीन्स रिस्पायरेशन करते हैं, सर खाना भी तो पचाते हैं, बिल्कुल डाइजेशन करते हो, आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन भी तो होता है, हम मूवमेंट भी तो कभी करते हैं ना, अपने से बच्चों को जन्म देने के लिए रिप्रोडक्शन भी तो करते हैं। ये सारा काम कौन करता है? हेल्प करता है, सेल करता है, ठीक है। विच आर नेसेसरी फॉर द लिविंग बींग्स, जो किसी भी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल नहीं होता, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होता। ड्यू टू दिस अ सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेल को फंडामेंटल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक हो गया। अगर वो नहीं होता तो, अब यहाँ स्ट्रक्चर क्यों कह दिया? हमारा ढांचा जो तैयार हुआ है, जो देख रहे हो ना, ये ढांचा कैसे तैयार हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। सेल के कारण ही ये ढांचा भी तैयार हुआ है। और ये जितने भी लिविंग बींग्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, हमारे शरीर के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो सारा किसके द्वारा होता है? तो ये सारा सेल के द्वारा होता है। और इसीलिए हम कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे की हम बात करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अब एक बात आता है, सर हमें तो पता है सेल, अब जो पढ़ने लगे, सर सबसे पहले किसको पता हुआ होगा? तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेल के बारे में जो सबसे पहले उन्होंने जो बताया था, रॉबर्ट हुक। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक। ये जनरली अलग ऐसे हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डेड सेल में उसने खंगाला था, उसने बताया था, उसने ये देखा था कि रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल में हम क्या देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, कि रॉबर्ट हुक इन 1665 कब 1665 ईस्वी में उसने ये ऑब्जर्व किया डैट द जस्ट लाइक द हनीकम, जैसा आप देखते हो ना हनीकम मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, कुछ इसी तरह से ऑर्गेनिज्म आल्सो कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल कंपार्टमेंट। उसने ये देखा कि देखो हनीकम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट ऐसे कुछ बना हुआ था, कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ था, कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ था, ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए थे, ठीक है ना, ऐसे जो है ना कंपार्टमेंट बने हुए थे। हाँ, नेम दीज कंपार्टमेंट, ये जो ऐसे जो स्ट्रक्चर बने हुए थे इसका नाम उसने कंपार्टमेंट दिया। क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कंपार्टमेंट दिया, जिसका अर्थ उसका क्या होता है? द नेम दीज कंपार्टमेंट आर एज सेल। जब बाद में उसका नाम क्या दिया, उसी को उसने सेल का नाम दिया। ये बात तो बहुत अच्छी बात है। अब तो ये तो बहुत बड़ी बात आ गई, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले उन्होंने इस बात को दिया था। समय बीता गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल का डिस्कवर तो हो गया, रॉबर्ट हुक ने इस बात को बता दिया कि सेल जो हमारे लिविंग बींग्स का जो है एक सबसे छोटा यूनिट होता है, जो कंपार्टमेंट के शेप में होता है, ठीक है।
बाद में उसके बारे में और डिस्कवर होने लगा, और बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट जब उनके बारे में कुछ ने कुछ दिया, कुछ ने कुछ दिया, सब मिल करके कहा कि सेल के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो सबके लिए इक्वल हो। तो कहा ठीक है ऐसा देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मिल गए और क्या दिए, सेल थ्योरी दिए, मतलब इसको कहते हैं कोशिका का सिद्धांत, मतलब उनके बारे में कुछ बताया सेल के बारे में। अब देखो सेल थ्योरी क्या था, तो देखो सेल थ्योरी सबसे पहले बात करें प्रोपोज्ड बाय वर्च्यू, एम स्लीडन एंड टीसियान। ये जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में, सेल के बारे में अच्छी कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से सेल के बारे में बताया कि सेल होता क्या है, सेल कहाँ पाया जाता है, सेल कैसे होता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डेप्थ में दिया, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सेल थ्योरी दिया गया। अब ये क्या था, तो देखो मैंने क्या किया, ऐसे आपके बुक में कहीं मिलेगा नहीं, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे रॉडल्फ वर्च्यू जो 1855 में कहा कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेल हैं, आप देखते हो कभी घाव हो जाता है तो क्या होता है कि आप देखते हो कि स्किन जो है आपका काफ़ी मोटा परत होता है, फिर उसके बाद देखते हो उस धीरे धीरे उसके अंदर से एक और नया सेल आता है, तो उससे थोड़ा पतला होता है, फिर कुछ समय के बाद देखते हो कि एक और नया सेल आया। इस तरह से देखते हो ना कि हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेल है, न्यू सेल का जो एराइज होता है, फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल जो बनते हैं पहले के सेल से ही बनते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले के सेल से ही बने होते हैं। चलिए, एम स्लीडन और टीसियान जो 1839 में इन्होंने ये बात कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बताया उसने, स्टेटमेंट ये दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की बात, चाहे वो लिविंग में हम हो या फिर प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी क्या बात करें, वो सभी किससे मिल करके बने होते हैं, ये सारे के सारे सेल से मिल करके बने। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हम हो, आप हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, पत्ती हो, सारे के सारे किससे मिल करके बने हैं, सभी के सभी जो है आपको सेल से मिल करके बने हुए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या बताए थे, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात उन्होंने भी ये बताया था। और एक और अच्छी बात बताया था कि सेल वॉल इज द स्पेशल फीचर दैट इज एग्जिस्ट इन द प्लांट। ये बात स्पेशल, ये भी बात बताया था कि एक सेल वॉल, इसी में कंट्रीब्यूशन था कि सेल वॉल एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ प्लांट के पास ही होता है। क्या हमारे पास सेल वॉल होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये किसके पास होता है? सिर्फ प्लांट में होता है। तो ये सारी किसने दिया था? ये तीनों वैज्ञानिक जो है, तीनों साइंटिस्ट ने इन बातों को समझाया बहुत इजी तरीके से, और इसने बताया। समय बीता गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। उसके बाद एक अच्छी बात मैं आपको और बता देता हूँ, बाद समय बीतने के बाद क्या हुआ, 1831 में जो सेल का जो एक न्यूक्लियस पार्ट जो होता है, जिसको उसको हम लोग सेल ऑर्गेनली भी कहते हैं, तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। मैंने इस बात को और इसे बता दिया है। चलो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा क्या किया गया सर? 1831 में क्या किया गया? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है? तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल क्या होता है? सेल वैरी इन शेप एंड साइज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल की बात करें, शेप और साइज ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंट होता है, एक जैसा होता है, अलग अलग वैरी कर सकता है। प्लांट में अलग हो सकते हैं, एनिमल में अलग हो सकते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई किसी भी शेप में हो सकता है। चलिए, दे में भी ओवल। अब यहाँ बात करते शेप की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही शेप का हो सकता है सेल। कोई अगर कह दे कि नहीं एक ही है तो वो गलत है। क्या हो सकते हैं? वो ओवल अंडाकार का जैसा हो सकता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार हो सकता है, स्प्लेंडर मतलब बिल्कुल मतलब पतला पतला सा और लंबा होगा, ऐसा कुछ होगा शेप में। टोटली इरेगुलर, और कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो टोटली इरेगुलर होता है, कोई शेप ही नहीं होता। जैसे मान लो हमारे अंदर नर्व सेल, उसका कोई ये आप स्पेसिफिक कहोगे कि हाँ यही शेप है, यही शेप है, ये नहीं है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो नर्व सेल है, काफ़ी लंबा चौड़ा जो है सेल है, वो क्या है, सब बिल्कुल इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब बिल्कुल ही उसका कोई शेप नहीं होता है। चलिए, समझ में आ रहा है आपको? अब बात करते हैं शेप, तो सर समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं दूसरा की बात, साइज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे उससे साइज ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स। अगर प्लांट की बात करें उसका साइज अलग होता है,
अगर हम बात करेंगे एनिमल की तो उसका साइज़ अलग होता है। तो सभी जितने भी प्लांट्स एनिमल की बात करें सब में क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ के सेल होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ के सेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक। कुछ ज़्यादातर अगर सेल की बात करें माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, बहुत मतलब इसको सूक्ष्म कह सकते हो, या उसको कहते हैं ना जिसको आप सूक्ष्म दर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इन साइज। जैसे कि बात करते हैं आरबीसी। क्या आरबीसी आपको दिखाई देता है, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, रक्त कणिकाएँ अगर कहते हैं लाल रक्त कणिकाएँ, तो ये आपको क्या दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो वो आपको किसके द्वारा दिखेगा, हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा जरूर दिख जाएगा। विच वाइल सम आर फेयरली लार्ज लाइक द नर्व सेल। अगर हम अपने शरीर की बात कर ले ये तो बहुत छोटे हो गए। अगर बड़े की बात करें तो नर्व सेल ये बड़ा होता है, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ इस तरह से हो गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, आप चाहे एसएससी कर दो, आपकी क्लास में दे दो, हर जगह 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कोई आपसे पूछता है सर ये बता दो आप मुझे कि एनिमल में सबसे छोटा किस में होता है और सबसे बड़ा किस में होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा, अगर पूरी दुनिया भर में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है जो बैक्टीरिया होता है। और सबसे बड़ा की अगर कोई पूछते आपसे तो कहेंगे ऑस्ट्रिच जो होता है, शुतुरमुर्ग, जिसमें क्या होता है सबसे बड़ा क्या होता है, सेल होता है। तो अगर हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा, ये लगभग जो है 10 माइक्रोमीटर के आसपास में होता है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ एवरेज सेल की साइज़ कितनी होती है, तो उसकी जो साइज़ होती है लगभग क्या होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के आसपास एवरेज होता है। मतलब ज़्यादा तो छोटा ही होता है। हाँ, तो ये आपको कैसा होगा, मतलब एवरेज की जो साइज़ की बात करेंगे तो कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर। इसको म्यू पढ़ते हैं या इसको माइक्रो भी पढ़ सकते हो आप, माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट भी समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट को पूछे तो कहेंगे सर ये माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ये ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये मैंने कुछ जैसे देखो अब यहाँ पे कुछ शेप मैंने बनाया, ये आरबीसी का हो गया, इसका शेप देख लो, ये स्पर्म का हो गया, इसका शेप देख लो, ये मसल सेल का देख लो, ये अलग है, ये अमीबा एक ही सेल से मिलकर के बने हैं तो उस सेल का भी देख लो, ये पैरामीशियम देखो ये भी एक ही सेल से बने। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अलग दिख रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी सेल एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए, और बहुत अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए मैं सारे जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। और अगर आप जो इसको सही से अगर आप केयरफुली अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट फिर लेकर के आऊँगा। तब तक मुझे जो है ना आज्ञा दीजिए। थैंक यू वॉच करने के लिए। गुड लक।